बच्चों, आपको ये टेस्ट सीरीज जो हुई थी अभ्यास की, इस टेस्ट सीरीज में फिजिक्स के पेपर को हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फ्रिक्शन इज व्हिच टाइप ऑफ फोर्स। बहुत सारे फोर्स आपने पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया। तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है क्योंकि रूट का जो फ्रिक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स का रोल होता है। मॉलिक्यूल्स में फिर एटम का रोल आ जाएगा, और एटम किससे होता है? एटम बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आते हैं, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स किस टाइप का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रहे हैं फुटबॉल प्लेयर रनिंग विद द बॉल विद 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे ध्यान देना, एक एक फुटबॉल प्लेयर जो 9 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है। ये मान लीजिए 9 मीटर पर सेकेंड से फुटबॉल प्लेयर जा रहा है, ठीक है। ही किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ वो बॉल में किक करता है। द गोलकीपर मूव्स टुवर्ड्स द बॉल विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, इसने प्लेयर ने बॉल में किक किया और गोलकीपर इधर आता है अपोजिट डायरेक्शन में, किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कह रहे हैं ही ऑब्जर्व्स दैट बॉल कमिंग विद 17 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जर्व करता है कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही है? 17 मीटर पर सेकेंड से। तो एक्चुअली में बॉल की स्पीड क्या है? देखिए, ये ऑब्जर्व कर रहा है 17, तो इसका मतलब बॉल की स्पीड कितनी हुई? 17 माइनस 2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो बॉल अगर 15 से जाएगी और ये 2 से आ रहा है, तो दोनों की टोटल क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो अगर 17 उसको लग रही है, तो इसका मतलब एक्चुअल स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 15। अब इसमें पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, उसने बॉल को किक किया, बॉल गई 15 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में किस स्पीड से गई? यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या किया आपने? 15 माइनस 9, यानी आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। सो योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of two unit vector is a unit vector, then the magnitude of difference between them। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो यूनिट वेक्टर हैं, ये बहुत कई बार पूछा गया है कि दो यूनिट वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर हो, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर दो यूनिट वेक्टर हैं, ये मान लीजिए, तो रिजल्टेंट ये हुआ। अब ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आया? 120। अब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 है, ठीक है, तो रिजल्टेंट उनका क्या होगा? यूनिट वेक्टर। अब ये पूछ रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम इज, अगर इनका दोनों का डिफरेंस हो, तो देखिए, अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा 120 पे है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? आपको पता है फार्मूला होता था R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसको अंडर रूट करते थे। अगर डिफरेंस का रिजल्टेंट निकालना होता था तो ये होता था फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे बेटा यही फार्मूला लगा देना है हमें। ये मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू बी बी 1, और कॉस थीटा कितना है? थीटा 120 है, तो यहां आ जाएगा कॉस 120। ओके, अंडर रूट लेंगे। अब यहां देखिए अंडर रूट क्या आ गया? कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो 1/2 माइनस में आएगा, तो 2 कैंसिल होके यहां माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो तीनों आ गए 1 + 1 + 1, और ये आ गया अंडर रूट 3। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है।
नेक्स्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर ड्रॉन एज इन द फिगर, इन विच क्वाड्रेंट द रिजल्टेंट वेक्टर लाई। अब आप ध्यान से अगर देखें इसको, तो इसमें ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर इधर है 15 डिग्री पे और ये वाला 15 डिग्री पे, यानी कि अगर यहां से हम एक लाइन ड्रा करें, ये देखिए एक लाइन हम यहां से ड्रा कर दें इस तरीके से, तो ये एंगल कितना है, ये हो जाएगा यहां से यहां तक 45 और ये 15 यानी 60, और इधर भी हो जाएगा 60। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। और अभी इसके पहले वाली प्रॉब्लम में हमने बताया कि अगर दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, और उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये रिजल्टेंट आपका इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों के बीचों बीच में, और ये इसके ठीक अपोजिट होगा। तो अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं तीनों वेक्टर के ए बी सी के, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट भी उतना ही होगा जितना इन दोनों में किसी एक का है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 120 है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही होता है जो दो वेक्टर का होता है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड इसका है वही इसका है, वही इसका होगा, और ये इसके ठीक अपोजिट है और इसका भी मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0। तो आपको 1 2 3 तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, समझ रहे हैं सभी लोग, तो इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses m1 and m2, m1 is greater than m2 are dropped from the different heights of a and b। अब दो हाइट हैं, कोई भी दो हाइट ले लीजिए, एक ए है दूसरी, और यहां से ड्रॉप की जा रही। ड्रॉप करने का मतलब होता है कि u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। और एक चीज बता दें, एक का मास m1 है और दूसरे का m2, तो बेटा एक खास बात है, कॉन्सेप्ट है कि मास जो सेंट्रल जो ग्रेविटी होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। तो यहां पे ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि अलग अलग मास है, मास अलग अलग हो सेम हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि अलग अलग हाइट ए बी है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, मान लीजिए यहां पे टाइम लग रहा है t1 और इसमें टाइम लग रहा है t2, तो यहां पे कितनी हाइट कवर होगी, a इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका लगेगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ g t1 स्क्वायर, और दूसरे में इसी तरीके से हाफ g t2 स्क्वायर। अब यहां से रेशियो निकालेंगे a अपान b, हाफ g कैंसिल, t1 स्क्वायर अपान, इसलिए t1 अपान अंडर रूट a अपान b, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कह रहे हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछें तो बहुत सावधानी से देखना होता है आपको। अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो कह रहे हैं ऑलवेज वेक्टर, जबकि ये जरूरी नहीं है। आपके लिए एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता, इसलिए आपका यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद बोथ डायमेंशनल, एंड ये भी सही है।
द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन ओनली बी एडेड, ठीक है, बोथ 1 and 2। ओके, तो इनकरेक्ट सही है। इनकरेक्ट में जब हम आएंगे तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ इसका? इसका इनकरेक्ट हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 2 persons एट रेस्ट एट डिफरेंट पोजीशन। अब 2 पर्सन रेस्ट में हैं, तो एक तो खास बात हो गई कि 2 आदमी रेस्ट में हैं एट डिफरेंट पोजीशन, कोई बात नहीं। ऑब्जर्व मूविंग बॉडी हैविंग वेलोसिटी v विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हैं, मतलब रेस्ट में दोनों हैं, दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? ध्यान देने की बात यह है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ विल ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v। ध्यान दीजिए, दोनों रेस्ट में हैं तो दोनों के लिए जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अगर रेस्ट में ना होते, मूव कर रहे होते, तो दोनों के लिए वेलोसिटी अलग हो सकती थी, लेकिन दोनों रेस्ट में हैं इसलिए दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी। तो पहला सही हो गया और आपको निकालना है इनकरेक्ट, कोई बात नहीं है। दूसरा है बोथ हैव डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी है, एक अलग है दूसरा अलग है, दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। तीसरा कह रहे हैं बोथ हैव सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये गलत है। फिर है दे विल रिकॉर्ड डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है बोथ विल रिकॉर्ड सेम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग जगह हैं तो दोनों के लिए पोजीशन अलग अलग आएगी और अलग अलग होगी, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके सी डी और ई ये 3 गलत हैं, ए बी सही है, तो इनकरेक्ट आपके हो गए सी डी एंड डी। फोर्थ ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, गिवन बिलो इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में इसमें बेटा आपको पता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, इतना आपको पता होगा, ये वेलोसिटी चेंज के बारे में बताता है। तो हम वेलोसिटी चेंज कैसे निकालेंगे, इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है सो ए इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है यहां से लेके 2 सेकंड है तो 2 हो गया, और इंटू हाइट कितनी है 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10, यानी वेलोसिटी चेंज कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड का। क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखिए जब यहां पे हम थे यानी t इज इक्वल टू 0 पे, तो t0 पे वेलोसिटी कितनी थी 10 थी ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड में 10 चेंज हुई, तो 10 पहले थी 10 चेंज हुई, तो टोटल कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आंसर इसका थर्ड सही है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। देखो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसके बाद आते हैं वीक फोर्स जिनका नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है तो उसमें जब बीटा डिके होता है तो उस दौरान वीक फोर्सेस लग रहे होते हैं, बीटा का इमिशन होता है, और उससे भी वीक होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सीक्वेंस अगर देखें तो ग्रेविटेशनल से बड़े, ये तो गलत हो गया, ग्रेविटेशनल ज्यादा इलेक्ट्रो एकदम गलत, स्ट्रांग न्यूक्लियर सही है लेकिन ग्रेविटेशनल से, और फिर दिया वीक, जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल से ज्यादा होते इसलिए भी गलत है। स्ट्रांग न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बाद वीक, और ये सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस और इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन दी है v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, वेयर v इज द वेलोसिटी, पोजीशन एंड एक्सीलरेशन बताना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। क्या क्या बताना है, पोजीशन एंड एक्सीलरेशन। तो पोजीशन के लिए
इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करेंगे और एसिलेशन के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एसिलेशन निकालते हैं, dv अपॉन dt करते हैं और ये करेंगे तो आ जाएगा 3 और t स्क्वायर का 2t प्लस 2 और t का 1 हो जाएगा और 1 का 0। अब ये आ गया आपका 6t प्लस 2 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ गया 6 प्लस 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका एसिलेशन आ गया। अब हमें निकालना है पोजीशन। तो वेलोसिटी का मतलब होता है dx अपॉन dt। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू, ये dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और इसको करेंगे dt। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर x आ जाएगा और इसका 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का होगा t क्यूब बाई 3। इसमें फार्मूला लग रहा है डिफरेंशिएशन का, जो फार्मूला होता है x की पावर n का वो होता है nx n-1। ये हमने इसमें लगाया और इंटीग्रेशन के लिए होता है x की पावर n, इसका होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे ये t क्यूब बाई 3 प्लस 2 और t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और फिर प्लस 1 है, इसका हो जाएगा t। अब इसमें ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 1 और t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। तो ध्यान से देखिए 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है यानी पोजीशन है और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलेशन है। ये आपका फर्स्ट वाले में मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन सम फिजिकल एप्लीकेशंस लोकेशन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड। बेटा एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, बहुत तरह तरह के वेक्टर हैं। उनमें से एक होते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनको आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पैरेलल वेक्टर हैं, इसको अगर यहां से शिफ्ट कर दिया जाए तो इसका ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जो शिफ्ट किए जाए पैरेलल में वो चेंज नहीं होते, उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लगे हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और आपसे कहा जाए कि इस पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब अगर आप इसको यहां से शिफ्ट कर दोगे तो बॉडी तो वहां है, तो फिर कैसे कहेंगे कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि जो वेक्टर शिफ्ट ना किए जा सकें उनको कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन सम फिजिकल एप्लीकेशन लोकेशन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड। जिनमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको हटाया ना जा सके, उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द डोमेन ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। देखो मैक्रो का मतलब थोड़ा जिसे आप देख सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बॉडीज, और माइक्रो में वो आ जाते हैं जो इनविजिबल है, जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इनकी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स करता है और जो मैक्रोस्कोपिक है उनकी स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये तो सीधे सीधे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो मैक्रोस्कोपिक है उनके लिए क्लासिकल फिजिक्स रहती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x is equal to a plus bt square, where a is this, b is this, and t is measured in second. What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 5 second? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हैं तो जिन पॉइंट्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जितना भी लगा है। तो यहां पे इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। और हमें वेलोसिटी की बात करनी है तो हमें दो पोजीशन है
x1 x2 चेक कर लेते हैं। x1 आ जाएगा a प्लस बी किस टाइम पे, 2 सेकेंड पे, 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा a प्लस 4b। दूसरी पोजीशन a प्लस b और टाइम है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा a प्लस 25b। तो डिफरेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 25b में 4 भी जाएंगे तो 21b। ठीक है, p की वैल्यू दी है 2.5, तो b इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं, 21b रखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपान टाइम इंटरवल कितना है, 2 से 5 सेकेंड का, तो 5 माइनस 2 यानी 3। अब इसकी जगह 21b इंटू अपान 3, ये आ गया बेटा 7b। ठीक है, तो 7 इंटू, अब b की वैल्यू रख दीजिए 2.5, और ये आ जाएगा 5 7 2 जा 14, 17.50 मीटर पर सेकेंड। ये सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, displacement does not depend on the actual path undertaken by the object between the two positions। हाँ, displacement does not depend upon the actual path। actual path distance के लिए होती, displacement के लिए नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू। या तो ये उस पाथ लेंथ के बराबर होता है या उससे कम होता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट लें तो या तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं से पार्टिकल सीधे गया है तो यही इसकी डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट। और अगर ऐसे पार्टिकल गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो गया। तो कुल मिलाकर के दूसरे वाले में कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आइदर लेस, या तो कम होगा, और इक्वल टू द पाथ लेंथ, इससे कम है, और अगर ऐसे जाए तो बराबर है। तो ये भी बेटा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग passes over a bridge 600 मीटर लॉन्ग। The time taken by the train to cross the bridge with uniform speed 9। सबसे पहले तो स्पीड, ये चूंकि मीटर में दिया है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में करिए। तो स्पीड इसकी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको एक फार्मूला होता है जिसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। और ये आपको पता होगा, किलोमीटर को मीटर में 1000 करेंगे और इसको सेकंड में करेंगे 3600, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की लेंथ है 300 और ब्रिज है 600 का। तो जब ये मान लीजिए ब्रिज है तो ट्रेन इसको पूरा पार तब कर लेगी जब उसका लास्ट वाला जो उसका कंपार्टमेंट है वो यहां आ जाएगा। मतलब 300 मीटर उसने इधर की लेंथ की और 600 मीटर ब्रिज की। टोटल वो कितना चलेगा, चलेगी ट्रेन 900 मीटर चलेगी। जब 900 मीटर चलेगी तब वो कंप्लीट ब्रिज को पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड होती है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 900 अपॉन 25। और इसको आप सिंप्लीफाई करिए 3 और 6, 36 सेकेंड। तो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15 क्वेश्चन का कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन। ओके ठीक है बेटा, 16th क्वेश्चन देखिए। इसमें है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सोन इन द फिगर इज 0। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें एक तो तरीका शॉर्टकट का है, लेकिन यहां पे शॉर्टकट से भी बढ़िया एक तरीका है कि आप
ये इन दोनों का मान लीजिए दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट है, तो इसके कंपोनेंट निकालिए। इस तरफ इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर हम इसका कंपोनेंट इधर निकालें इस तरफ, तो ये आ जाएगा a cos 45, a cos 45, और ऊपर आ जाएगा a sin 45, राइट। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया a/√2, और इसी तरह ऊपर भी आ गया, ऊपर वाले भी आ जाएगा a/√2, ठीक है, a/√2 वो भी आ गया। अब इधर वाला अगर इधर वाले को बैलेंस कर दे, ऊपर वाला नीचे वाले, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो ऊपर a sin 45 इज इक्वल टू 5, ये इधर का 5 है, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/sin 45। अब 5/sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5√2, तो ये आ गया 5 और इंटू √2। इसी तरीके से इसको कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू a cos 45, ठीक है, तो a cos 45 इज इक्वल टू b, ठीक। तो ये आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू आ गई 5√2। अब a की वैल्यू 5√2 यहां रख देते हैं, 5/√2 और cos 45 1/√2 इज इक्वल टू b, √2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। a 5√2, b 5, a 5√2, देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट। ओके, यहां पर लॉ ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम, आपको इनकरेक्ट सेट देना है। तो लॉ ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम, ये तो सही है कि लॉ ऑफ नेचर नहीं बदलते हैं समय के साथ। कि लॉ ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर इन यूनिवर्स, ये भी सही है, ये दोनों तो गलत नहीं हुए। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। आगे देखते हैं, स्टीम इंजन वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सही है। क्या बात है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्स हैव नाउ बीन यूनिफाइड एंड आर सीन एज सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ये भी सही है, करेक्ट। देखिए आजकल हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक फोर्स होते हैं वीक फोर्स, और उससे भी वीक होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आजकल इलेक्ट्रो और वीक फोर्स को मिला करके इस तरीके से स्टडी की जा रही है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो बेटा 18 क्वेश्चन ये हो गया, और फिर से 18, 16, 18, इसका मतलब ये 17 क्वेश्चन है, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 18 जो है ये एक्चुअली में 18 है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है। तो 19, 18, ये 18, इसे आप 17 मान लें, दिस इज 17th क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है, ठीक है बेटा। ये है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान रखें कि वाई एक्सिस में जब बॉडी जा रही है तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट 0, उस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी वेरीज एज ए इज इक्वल टू 12t-6, एक्सीलरेशन गिवन है दैट इज 12t-6। फाइंड द पोजीशन बतानी है ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक कॉन्सेप्ट है कि जब बॉडी की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदल रही होगी, तो जैसे ये बॉडी जा रही है, अब इधर किसी वेलोसिटी जा रही है, उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ठीक उस टाइम पे वेलोसिटी 0 होती। तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें वेलोसिटी 0 किस पॉइंट पे हो रही, किस टाइम पे हो रही, और उस टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, पोजीशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। सो dv/dt, एक्सीलरेशन को dv/dt लिख सकते हैं, इट इज 12t-6, so it is dv is equal to 12t-6 into dt। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर v आ जाएगा, एंड v इज इक्वल टू आएगा 12, और t का आ जाएगा t² by 2,
माइनस 6t। अब यहां पे आ जाएगा 12/2 यानी 6t स्क्वायर माइनस 6t, राइट। v जीरो करेंगे क्योंकि रिवर्स कर रही है बॉडी, अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करती है, इसका मतलब v जीरो करेंगे। इसका मतलब हुआ 6t स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में दो वैल्यू आएंगी, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1। तो t0 इनिशियल है, उससे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में तो रिवर्स करेगी नहीं, 1 सेकेंड चलने के बाद करेगी। तो हम t की वैल्यू 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड पे आपको पोजीशन बतानी है। पोजीशन के लिए हमको एक बार और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो v आपका है 6t स्क्वायर माइनस 6t। v की जगह हम लिखेंगे dy बाई dt, क्योंकि पार्टिकल जो है y एक्सिस के लंग चल रहा है। तो दिस इज 6t स्क्वायर माइनस 6t। सो dy इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dt इधर लगा देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा एंड दिस y इज इक्वल टू, बेटा 6t स्क्वायर है, 6 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का होगा इंटू टी क्यूब बाई 3 माइनस 6t है तो 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। अब आपको यहां पे t की वैल्यू क्या रखनी है, 1 सेकेंड, क्योंकि जब रिवर्स करती है उस टाइम वो टाइम कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पोजीशन कितनी आएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगी 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। तो x की वैल्यू आ रही है 0 और y आ रहा है माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और माइनस 1। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट बताना है। जैसे ऊपर लिखा है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैन बी कॉल्ड अनइक्वल। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैन बी कॉल्ड अनइक्वल। क्या दो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर अनइक्वल कहे जा सकते हैं? बिल्कुल कहे जा सकते हैं, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, तो टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैन बी कॉल्ड अनइक्वल। ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा है, वेक्टर्स विद कोइंसाइडिंग टेल एंड हेड आर डेफिनेटली इक्वल। ये भी सही है। जैसे दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर की इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। वेक्टर्स विद कोइंसाइडिंग टेल एंड हेड, दो वेक्टर हैं, अगर इनकी टेल मिला दी जाए और ये हेड मिला दिया जाए तो इसका मतलब इक्वल वेक्टर हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इन्हें हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। तो वेक्टर्स विद कोइंसाइडिंग टेल एंड हेड आर डेफिनेटली इक्वल, करेक्ट। अगर हम टेल मिला दें, हेड ना मिला पाए, या हेड मिला दें, टेल ना मिला पाए, तो जरूरी नहीं इक्वल हो, लेकिन दोनों मिल जाए इसका मतलब दोनों इक्वल वेक्टर हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट भी, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा क्या है, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद ए नंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स डायरेक्शन। ये गलत है, क्योंकि अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर आपका निगेटिव होगा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर आल्सो वेक्टर। देखिए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जरूरी नहीं वेक्टर हो, स्केलर प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो ये भी गलत है। लास्ट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर गिव अनदर वेक्टर। तो दो वेक्टर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो तीसरा आपको वेक्टर ही मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलेगा, तो इसलिए सही है। तो आपके सही ऑप्शन है ए, बी और ई। अब देखते हैं किसमें, ये थर्ड में है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम स्काई स्क्रैपर ऑफ हाइट 100 मीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। स्काई स्क्रैपर जो बहुत ऊंची इमारतें होती हैं, गगनचुंबी उनको बोलते हैं। तो उससे मान लीजिए बहुत ऊंची इमारत से एक बॉडी को थ्रो किया गया और उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी हाइट बेटा कितनी है, 100 मीटर, और मास दिया है 10 kg। तो हमने पहले बताया था कि मास का कोई रोल नहीं होता है, तो मास से इंडिपेंडेंट है इसलिए। और ये कह रहे हैं कि ग्राउंड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 सेकेंड, मास ऑफ द बॉडी
इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ग्राउंड से कितनी हाइट बचेगी? सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कितनी हाइट कवर करेगा 3 सेकेंड में? तो u कितना है 12 इंटू 3 प्लस हाफ, जी की वैल्यू हम 10 ले लें, टी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 और ये आ गया 5, 3 3 जा 9 5 जा 45 और ये आ गया 81। तो 81 मीटर ये हाइट कवर करेगा 3 सेकेंड में। टोटल हाइट है 100, 81 ये जा चुका है, तो बची हुई हाइट कितनी है? 100 माइनस 81 एंड इट इज 19 मीटर। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 19। तो ऑप्शन 4 सही होगा, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 21। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए असर्शन। अच्छा, असर्शन रीजन का है। असर्शन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर ऑलवेज इक्वल। देखो, एक ही डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रही है, उसकी डायरेक्शन दूसरी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही, तो आपको पता है जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो उनकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। तो इसलिए पहला जो असर्शन है वो तो एकदम करेक्ट है। दूसरा रीजन है फॉर वन डायरेक्शनल मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल सही है। तो पहले वाले की ये सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Now question number 22. A box of mass 20 kg is dropped from a tower. Find the distance traveled by it in the 5th second if the total journey of the box is 6 second. तो इसका भी एक फार्मूला होता है। nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला है एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब यहां बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और n की जगह कितना लेना है? 5th सेकेंड में, और a की जगह आपका g लिया जाएगा। चूंकि ड्रॉप किया जा रहा है तो u 0 होगा। तो nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस यानी हाइट मान लो यहां पे 0 प्लस a की जगह g करेंगे 10/2 और ब्रैकेट में 2 और इनटू किस सेकेंड में? 5th सेकेंड में 5 माइनस 1, दिस इज 5 और ब्रैकेट में 5 to 10 minus 1 यानी 9। सो आंसर इज 45 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अब यहां पे बेटा ध्यान देना है आपको कि ये चीज क्यों दी है 6 सेकेंड तक। दरअसल आप 5th सेकेंड में निकाल रहे हैं और 6 सेकेंड तक जर्नी है, तो इसका मतलब ये 45 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर जर्नी 4 सेकेंड की होती तो 5th सेकेंड में तो बॉडी नीचे रखी होती ना कहीं, तो फिर तो आगे कैसे ट्रेवल करती? तो उस 5th सेकेंड में क्या हो जाता? आंसर 0 हो जाता। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बेटा बहुत ध्यान से समझना आपको कि इनकरेक्ट और करेक्ट देके आपको कंफ्यूज किया जाता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, बिल्कुल सही है। वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ये भी एकदम सही है। उसके बाद है व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड देयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैन बी 0। अगर दो वेक्टर ऐड किए जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। बिल्कुल, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसलिए इसका ये जो है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही ऑप्शन बनना है, 4th ऑप्शन। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर 24। एन ऑब्जेक्ट विच इज एट p एट टाइम t मूव्स टू p डैश एंड देन कम्स बैक टू p, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन 0 ट्वाइस नल। अब ये देखो दो ऑप्शन एक जैसे दिए हैं। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी p से चले और p डैश पे जाए और फिर वापस आ जाए तो डिस्टेंस तो डबल हो जाती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 0 मतलब नल।
तो इसमें चूंकि दोनों एक ही चीज दे रहे हैं तो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। जल्दबाजी में अगर आपने ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन है द नल वेक्टर रिजल्ट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय द नंबर 0, द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज। बेटा डायरेक्शन जीरो वेक्टर, नल वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती। से जब कभी डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर की बात हो तो आपका आंसर होगा अनस्पेसिफाइड, ठीक है, ओके। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कह रहे हैं ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ का मतलब होता है ठीक नॉर्थ की ओर। तो आपको ये पता है कि हम लोग इधर नॉर्थ लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो इस तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं कि टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, वेस्ट की ओर टर्न करता है और इसकी स्पीड वही रहती, मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम v1 मान लें वेलोसिटी और इसकी v2 मान लें, तो चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1, ओके। और चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1। तो आप चाहें तो v2 में v1 को माइनस करें, इसमें सब्ट्रैक्शन वाला तरीका लगाएं, या फिर डायरेक्शन अपोजिट करके ऐड कर दें। तो हमारे पास क्या है कि जैसे मान लीजिए v2 प्लस माइनस v1, इसका मतलब v1 को माइनस v1 कर लें, ये ऊपर की तरफ v1 है तो माइनस किधर हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस v1, और इसको हम ऐड कर दें v2 में, v2 में इसको ऐड करना है। अब देखिए इधर है v2 और इधर आ गया माइनस v1, ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लॉ से ये आ जाएगा आपका v2 माइनस v1 एंड दिस इज डेल्टा v। और डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका 30 है, इसका भी 30 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 30√2। तो इतने किलोमीटर पर आवर, ये हो गई आपकी चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें दो ऑप्शन में 30 है तो ये तो गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में क्या सही है, तो आप डायरेक्शन देखिए, इस तरफ डायरेक्शन कौन सी होती है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इसमें है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज इज इनफाइनाइट। देखिए पहले ही आपका इनकरेक्ट मिल गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेंज बतानी है और इनकी रेंज बता रहा है कि ये इनफाइनाइट है। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी इनफाइनाइट नहीं होती और न्यूक्लियर की तो बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते, तो इनकी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती। बाकी आप चेक कर लीजिए, क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडेक्वेट टू हैंडल द माइक्रोस्कोपिक डोमेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज इज अबाउट 100 टाइम्स इलेक्ट्रो, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये स्टेटमेंट गलत है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला सही होगा। ओके ठीक है बेटा। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 2 वेक्टर्स गिवन हैं और आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्टेंट को बताना। तो सबसे पहले इनका रिजल्टेंट दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो y प्लस z, y प्लस z इज इक्वल टू 5i 2i 3i और ये आ जाएगा प्लस 4j, करेक्ट। तो सबसे पहले इसमें मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, तो ये 9 और 16 25 अंडर रूट लेंगे 5। तो आप देखिए यहाँ पे 5 किस में है, इन दोनों में है, तो ये दोनों अपने आप गलत हो गए। अब एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3i एक्स एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ जा रहा है 3i, और 4j वाई एक्सिस में गया, ये हो गया 4j। पैरेललोग्राम से इनका रिजल्टेंट ये आया और ये वेक्टर हुआ y प्लस जेड। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, तो मान लो एंगल थीटा ले रहे हैं,
थीटा लेंगे तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 4/3। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3 और ये होती है 53 डिग्री। तो थीटा आपका 53 डिग्री है, कहाँ से? एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा? 37। तो एक्स एक्सिस से 53 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 37 फ्रॉम वाई एक्सिस। इसमें बेटा दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन रखने में मिस्टेक हुई है। अगर यहाँ एक्स होता तो ये सही हो जाता और यहाँ वाई होता तो ये, लेकिन अभी दोनों ही सही हैं क्योंकि 53 अगर एंगल ये है तो ये 37 होगा वाई एक्सिस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू t-2 where v is the velocity, the distance traveled by the particle in the first 5 सेकेंड। यहां पे आपको ध्यान देना है कि t0 पे v इज इक्वल टू -2 वेलोसिटी है, ठीक है, स्टार्टिंग में। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 5 सेकेंड की वेलोसिटी 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम इस इक्वेशन से v इज इक्वल टू t-2 से क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो dx/dt इज इक्वल टू t-2, सो dx इज इक्वल टू t-2 dt, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, t का होगा t² और -2 का होगा 2t। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन ये भी बता रही है कि जब वेलोसिटी रिवर्स करती है ना, वेलोसिटी रिवर्स करेगी तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है और जब वो लौटेगा तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटली वो रुकेगा, यानी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो किस टाइम पे 0 हो रही है? तो इसी इक्वेशन से अगर v की वैल्यू 0 रख दें तो ये आ जाएगा t-2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो 2 सेकेंड पे सबसे पहले x0 पे पार्टिकल कहां था? देखिए, हमने ओरिजिन का निकालना होगा। t0 पे तो t की जगह 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और t0 पे वेलोसिटी -2 थी, कोई बात नहीं है। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमें देखना है, तो t की जगह 2 सेकेंड यहां रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 -2 इंटू 2 4, यानी 4/2 2 -4 यानी -2। ध्यान देना, 2 सेकेंड तक, मतलब जब 2 सेकेंड बीते तो उस समय पार्टिकल कहां पे था? -2 पे था, ठीक है। और 0 पे कहां था? t0 किया तो x0 था। इसका मतलब है कि इन 2 सेकेंड में पार्टिकल ने किधर डिस्टेंस कवर की? -2 अपोजिट डायरेक्शन में। इधर देख लीजिए, यानी पार्टिकल की पोजीशन t0 पे यहां थी और t2 पे थी इतनी, ये -2 मान लीजिए पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद अपोजिट डायरेक्शन में हो रही, मतलब पार्टिकल किधर आ रहा है? पार्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर था 29। पार्टिकल बेटा अब किधर आएगा? रिवर्स हो रही। 2 सेकेंड पे पार्टिकल अब इधर मूव करेगा, ठीक है। तो 5 सेकेंड पे हम पोजीशन देख लें कितनी। तो जब t, ये 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो 5 सेकेंड पे क्या आ जाएगा? अगर हम यहां पे इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 जा 25/2 यानी 12.5 माइनस 5 2 जा 10, ये कितना आया? 10 माइनस करेंगे तो 2.5 आ गया। इसका मतलब 5 सेकेंड बाद पार्टिकल किधर है? पॉजिटिव में 2.5 पे है। अब आप ध्यान दीजिए, 0 से लेके 2 तक 2 मीटर चला, फिर आगे यहां से यहां तक जब जाएगा तो कितना चलेगा? 2 इधर और 2.5 इधर और 2 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 और 4 2 6। तो टोटल कितना आ गई डिस्टेंस? 5 सेकेंड की डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो पूछ नहीं रहे, तो ये आ गई 6.5। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गिवन बिलो द थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट इसको हम अगर देख पा रहे हैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और यस। ये बेटा जो है वेक्टर, इसको हम लिख दे रहे हैं ए, इधर वाला है बी, ये आपके पास जब पेपर मिला होगा तो सी, और रिजल्टेंट ये आर है। ये वाली जो लाइन दिख रही है ये है ए प्लस बी, और इधर वाली लाइन है बी प्लस सी। तो इसमें रिजल्टेंट आपका देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये आर होगा। इसका मतलब आर तो हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी किस में है, इसमें नहीं है, कट कर देते हैं, दो में है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों में है, बोथ 2 and 3 करेक्ट। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे इन्होंने क्या किया, ए और बी को ऐड किया है तो ये प्लस बी निकाला है, और फिर ए प्लस बी में सी को ऐड किया है तो ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो वो ये वाला है। और इसमें क्या किया इन्होंने, ए में इस वाले में किया है ए और ये है सी, ठीक, सॉरी, बी और सी को ऐड करके बी प्लस सी किया है, और फिर ए में बी प्लस सी ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी किया, अब वाला है ये। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए बोथ आर करेक्ट, योर फोर्थ ऑप्शन इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार कवर्स 2/5 of the total distance with speed v1 and 3/5 with the speed v2 एवरेज स्पीड। ये आसान क्वेश्चन है, आप इसमें मान लीजिए डिस्टेंस टोटल कितनी है x, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है। अब उसका 2/5 डिस्टेंस का 2/5 पार्ट, मतलब 2/5x डिस्टेंस किस स्पीड से कवर हो रही है, v1 से, और रिमेनिंग कितनी है, 3/5 कवर हो रही है v2 से। तो इस वाले में हम कितना टाइम निकालेंगे, मतलब t1 हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2x अपॉन 5, और यहां v1 कर देंगे। इसी तरीके से इसमें t2 आ जाएगा 3x अपॉन 5 v2। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, सो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए x अपॉन 5 कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा 2 अपॉन v1 प्लस 3 अपॉन v2। ओके, दिस इज x अपॉन 5, और यहां पे आ जाएगा 2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1 v2। ये वैल्यू आ गई टोटल टाइम की, और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस जो कि x है अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा x अपॉन 5, और यहां पे है 2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1 v2। यहां x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी चीज ऊपर चली जाएगी, तो 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2, दिस इज योर आंसर, और ये आपका मिल रहा है फोर्थ में। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ए स्ट्रेट लाइन, द स्पीड ऑफ द कार आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, द कार कोलाइड एट 12:15 PM। मतलब एक कार इधर से आ रही है, जो आ रही है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, और एक इधर आ रही है ये 50 किलोमीटर पर आवर से, और ये 12:15 पे इनमें एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम व्हेन दे आर एट 45 किलोमीटर पर अपार्ट, मतलब जब एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर थी तो उस समय क्या समय था, मतलब ये 45 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा। तो सीधी सी बात है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 40 प्लस 50 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, सिंपल है। और 90 किलोमीटर पर आवर से ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट इज 90, ये आ गया 1/2 आवर, और 1/2 आवर का मतलब होता है 30 मिनट।
यानी 30 मिनट पहले ये लोग 45 किलोमीटर दूर थे, यानी जब एक्सीडेंट हुआ तो आधे घंटे बाद हुआ, और उस समय 12:15 हैं, तो ठीक पहले आधा घंटे पहले कितना बज रहा होगा, उस समय बज रहा होगा 11:45, और ये पीएम का मतलब रहा होगा एएम। सो 11:45 AM जहां पर भी है उसको सही कर दीजिए, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो आधे घंटे पहले एक्सीडेंट, आधे घंटे चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hot air balloon is moving upward with speed 18 km per hour. A man drops a ball from the hot air balloon which reaches the ground after 10 seconds. ठीक है, at what height the balloon was present when the ball was dropped. देखिए, ध्यान से देखिए, एक्चुअली एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है किसी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी चीजें रखी हैं सब किसी स्पीड से ऊपर जा रही हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये रुका हुआ होता, उस समय हम कोई चीज ड्रॉप करते तो उसकी स्पीड हम क्या लेते, 0। लेकिन जब ये ड्रॉप किया जाएगा तो एक्चुअली में उसकी स्पीड ऊपर की तरफ कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, फिर जब 0 हो जाएगी तो नीचे आएगा, और फिर फाइनली नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका है कि जिस वक्त ये डाला गया उस समय इसकी स्पीड ऊपर की तरफ कितनी है, 5, यानी वेलोसिटी अगर हम इस डायरेक्शन में मान लें तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक उसी तरह वेक्टर के हिसाब से देखें तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, अगर हम मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं तो वेक्टर माइनस कर दिया जाता है। तो नीचे की तरफ हम मान लें इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो अब मान लीजिए यहां से हाइट कितनी है, h। तो वैसे फार्मूला क्या होता है नीचे के लिए, ut प्लस हाफ GT²। अब हम यहां पे h इज इक्वल टू लिखेंगे u की जगह -5 और t की जगह कितना समय लगता है, 10 सेकेंड, प्लस हाफ g की जगह 10 और t² मतलब 10 का स्क्वायर। ये बेटा आ गया -50, प्लस यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 10² 100। सो दिस इज -50 प्लस 500 एंड दिस इज 450 मीटर। तो हाइट कितनी है, 450 मीटर। सो योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर दिस एंड अनदर वेक्टर दिस देन दे आर। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3i प्लस 2j है, यानी x इज इक्वल टू है आपका 3i प्लस 2j, और y क्या है, 6i प्लस 4j। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसका ये 2 टाइम्स है, यानी कि 3i प्लस 4j, वही वेक्टर मिल गया। इसका मतलब ये हो गया 2x। तो y वेक्टर x वेक्टर का 2 टाइम्स है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, और एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मतलब एक ही लाइन में भी है। तो आप यहां पे पैरेलल भी कह सकते हैं और कोलिनियर भी कह सकते हैं, और बोथ 2 और 3 करना हो तो फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू at, where v is the velocity and a is constant, the distance traveled by the particle in the first 4 सेकेंड। ओके, देखिए डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी दिए हैं तो आपको पता है इंटीग्रेशन करना है, और ये होता है dx/dt इज इक्वल टू at। सो dx इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो at dt, इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा at²/2। अब 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो t की जगह 4 रख दीजिएगा, तो a इंटू 4² एंड दिस इज a इंटू 16/2 एंड इट इज 8a। सो योर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर दिस एंड अनदर वेक्टर दिस देन रिजल्टेंट ऑफ x माइनस वाई। बहुत आसान है, इस वेक्टर में इसको माइनस कर दीजिए तो 6i में i माइनस होगा तो बचेगा 5i, और 5j में 4j माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 9j। तो x माइनस वाई क्या हो गया, 5i प्लस 9j, ऑप्शन
3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 8 एंड 6 यूनिट। देखिए इधर वाले की जो बी है उसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, ओके, और ए का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली। दे आर डायरेक्टेड एज सोन, इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए यहां पे वेक्टर बी तो इधर जा रहा है और ये 6 यूनिट है, और वेक्टर ए इधर जा रहा है, ये 8 यूनिट है, और हमें चाहिए ए प्लस बी। तो आपको मालूम है कि जब भी हम दे आर डायरेक्टेड एज सोन द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ओके, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दोनों वेक्टर के बीच की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए इसको आगे बढ़ा दें तो ये एंगल दोनों वेक्टर के बीच का लिया जाएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और इसकी यूनिट है 6 यूनिट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए और बी के बीच का मैग्नीट्यूड दिया है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है 60। तो ये बेटा एंगल कितना है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120। अब आप सीधे फार्मूला लगाइए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस, अब यहां पे cos कितना लेंगे, cos 120, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो इससे क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहां आ जाएगा प्लस की जगह माइनस ए बी। ए कितना है 8 और बी कितना है 6। तो ये अब इसके बाद क्या करना है, इसका अंडर रूट भी लेना है। तो 64 और 36 हो गए 100 माइनस 8 6 48 और ये आ गया आपका अंडर रूट 52। सो इसमें यस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है given below are the two statement. Statement 1, the resultant sum of the two vectors of equal magnitude can be equal to the initial vector. बिल्कुल सही है। देखिए स्टेटमेंट की रिजल्टेंट सम ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो कैन बी इक्वल टू द इनिशियल वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। कहने का मतलब दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, और ऐसा हो सकता है जब उन दोनों के बीच का कितना एंगल हो 120। इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो एकदम करेक्ट है। दूसरा है द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स एंड देयर सब्ट्रैक्शन कैन हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ये भी सही है कि अगर दो वेक्टर के बीच का 90 डिग्री का एंगल है तो इनका सम करेंगे तो ये आएगा, और अपोजिट कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, और दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी है मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 6 यूनिट। मतलब ए का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6, ओके। ये कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, ये p/3 लिखा है, एक्चुअली ये π/3 है, ठीक है ना, π/3 रेडियंस। इफ देयर रिजल्टेंट इज r देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, बिटवीन b एंड r, राइट। रिजल्टेंट r है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन b एंड r। अब b एक वेक्टर है, r उसका रिजल्टेंट है, उनके बीच का एंगल चाहिए। देखिए फार्मूला होता है कि अगर हम इस वेक्टर को b मान लें और b का मैग्नीट्यूड 6 है और b और a के बीच का एंगल 60 है, ये वेक्टर a हो गया, ठीक है, बीच का एंगल है 60, तो पैरेललोग्राम मेथड से ये रिजल्टेंट हो गया और ये एंगल हमको निकालना है। मान लीजिए एंगल अल्फा है, ये रिजल्टेंट r है, r और b के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। तो फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा, जो वेक्टर साथ का होता है, जैसे इसके साथ का निकालना है तो ऊपर हमें ये रखना होता है a साइन थीटा अपान b प्लस a कॉस थीटा, राइट। तो a का मैग्नीट्यूड कितना है 3 साइन थीटा की जगह 60 अपान b की जगह 6 प्लस
ए यानी 3 cos 60। अब बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू, देखिए 3 है ना, साइन 60 करेंगे √3/2 अपान 6 प्लस 3 cos 60 यानी 3 और cos 60 की 1/2, तो ये 3/2 है, तो ये आ जाएगा 3√3/2 अपान, और ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 3 15/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 3√3 अपान 15, ये कितना आ गया 3 5 जा 15, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3 अपान 5, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 अपान 5, और इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है, अब यहां कह रहे हैं इफ एसिलेशन इज प्रेजेंट वेलोसिटी मस्ट चेंज। बिल्कुल, अगर फोर्स एसिलेशन है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एसिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, अगर एसिलेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। फिर कह रहे हैं इफ स्पीड इज चेंजिंग एसिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट। यहां पे थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एसिलेशन, आप सोच रहे होंगे ना कि स्पीड और वेलोसिटी चेंज एसिलेशन होता है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होती, तो स्पीड भी अगर चेंज हो रही है तो भी एसिलेशन है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। फिर उसके बाद है इफ स्पीड इज 0 एसिलेशन मस्ट बी 0। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वहां पे वो जाके रुक जाती है थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आती, यानी स्पीड 0 हो गई, लेकिन एसिलेशन अभी भी है, नीचे की तरफ जी की वैल्यू अभी भी है। तो स्पीड 0 हो सकती है, एसिलेशन मस्ट बी 0 ऐसा नहीं है, एसिलेशन हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एसिलेशन मस्ट बी 0। देखिए एसिलेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एसिलेशन 0, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये भी सही है, तो आपका डी स्टेटमेंट गलत है। यस, सो योर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ shows the variation of velocity with displacement, which one of the following represent the corresponding acceleration displacement graph। देखिए ये ग्राफ आपका एक्सीलरेशन, ये 4 ऑप्शन है, ये एक्चुअल में आपका मेन क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो v और x में ग्राफ प्लॉट किया गया है, इधर x है और इस तरफ v है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा dv अपान dx, और ये स्लोप क्या हो गया, निगेटिव भी है और साथ में कांस्टेंट भी है। ठीक है, स्लोप आपका निगेटिव है और dv अपान dx कांस्टेंट भी है। एसिलेशन अगर हम देखेंगे तो एसिलेशन होता है v dv अपान dx। ठीक है, तो dv अपान dx आपका निगेटिव है, क्लियर, इसका मतलब एसिलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। और एक चीज है कि यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इसका मतलब एसिलेशन भी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो जब यहां पे 0 करेंगे तो एसिलेशन भी 0 होगा। तो आप एसिलेशन के बारे में जरा ध्यान से देखिए कि एसिलेशन dv अपान dx निगेटिव होने की वजह से निगेटिव होगा, और v डिक्रीज कर रही है, एक टाइम पे 0 हो जाएगी, इसका मतलब एसिलेशन भी 0 होगा। तो सबसे पहले एसिलेशन निगेटिव किसमें है, इसमें देखिए एसिलेशन पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता, और अब बचे 3 ये वाले, इसमें अगर देखेंगे एसिलेशन साथ में कह रहे हैं 0 हो जाना चाहिए, निगेटिव हो 0 हो जाए, तो यहां पे देखो एसिलेशन 0 दिखा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। इनमें निगेटिव है दोनों में, लेकिन इसके केस में देखिए कि 0 नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, और इसके केस में एक समय बाद 0 हो जाएगा, एसिलेशन 0 हो जाएगा, निगेटिव भी है और 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो ये 42 क्वेश्चन है, बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी वेरिंग एज v इज इक्वल टू 5t प्लस 2t स्क्वायर। ओके,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन, चूज करेक्ट आंसर। यस, तो इसमें आपको ये जो इस वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी से आपको एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? अगर v इज इक्वल टू है 5t प्लस 2t स्क्वायर, तो इसको बेटा अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा dv अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4t, राइट। और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, यानी चूंकि ये क्या दिया है, ये dx अपॉन dt दिया है, तो जब हम यहाँ पे इसकी जगह dx अपॉन dt रखेंगे तो dx क्या आ जाएगा, ये 5t प्लस 2t स्क्वायर, और ये साथ में dt इधर चला जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t स्क्वायर, यानी 2 और t का हो जाएगा t क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे ये मोशन की इक्वेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट की, ये एक्सीलरेशन हो गया। चेक करते हैं द मोशन ऑफ द बॉडी इज फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल, आप देखें एक्सीलरेशन भी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी टाइम का फंक्शन है। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। फिर है द मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ बदल रही है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये भी स्टेटमेंट सही है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म है, जबकि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपका सी वाला गलत हो गया। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर वेरिएबल। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि टी चेंज हो रहा है तो दोनों बदलेंगे। डी सही हो गया आपका। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। आप देखिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा है, ए इज इक्वल टू 4t प्लस 5। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, तो ये y एक्सिस में है, ये x एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। c अगर हम 5 ले लें तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। इसका मतलब कि द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल सही है। तो आपके 4 ऑप्शन सही हैं, ए बी डी और ई, ए बी सी डी, ए बी डी एंड ई। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the resultant of two vector equal in magnitude also have the same magnitude as the vectors, then the angle between the vector and resultant। कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हैं और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं दोनों में से दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ऐसे केस में दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि अगर ये वेक्टर है एक, दूसरा वेक्टर ये है, और ये एंगल कितना है 120, तो रिजल्टेंट आपका ये होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और इस केस में दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के सेम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी रिजल्टेंट किसी वेक्टर का और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves with a velocity 90 km per hour in positive x direction and car B also moves in the positive x। मतलब दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। कार A आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही 90 किलोमीटर पर आवर, तब 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 90 इंटू 5 अपॉन 18, और ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी कार जो B है वो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड से उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं ए की बी के रेस्पेक्ट में, यानी वी ए बी इज इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी बी, राइट। तो वी ए है 25 माइनस 40, तो आंसर आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें बेटा कंफ्यूजन क्या है कि इसमें जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं कि ये देखते नहीं है कि ये 90 किलोमीटर में है और 40 मीटर में, तो फटाफट 90 माइनस 40 करके 50 आंसर लगा देते हैं, और वो गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट अबाउट टू वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर। कह रहे हैं वन वे नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट और
क्रॉस प्रोडक्ट। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है अदर नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये भी गलत है क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ना कि डॉट प्रोडक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम द पोजीशन P to P dash, P to P dash, okay, as shown in the figure, then OP, OP dash and PP dash are respectively। देखिए O से P तक ये OP जो है, ये आप इसमें जो OP है ना बेटा, ये OP आपका पोजीशन वेक्टर है और OP डैश भी पोजीशन वेक्टर है और PP डैश आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन है। तो OP कौन सा हुआ? OP हो गया पोजीशन वेक्टर, OP डैश पोजीशन वेक्टर, PP डैश डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ओल्ड स्कूटर स्टॉप्स 1 minute आफ्टर स्टार्टिंग एवरी टाइम एंड टेक्स 15 सेकेंड टू स्टार्ट अगेन। एक स्कूटर है, पुरानी स्कूटर, वो 1 minute आफ्टर स्टार्टिंग एवरी टाइम एंड टेक्स 15 सेकेंड टू स्टार्ट अगेन। 15 सेकेंड तो ले लेती स्टार्ट होने में और 1 मिनट तक वो चलती है स्टार्ट होने के बाद। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? 60 सेकेंड। करेक्ट। अब 15 सेकेंड वो रुकी है। तो ये कह रहे हैं कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड, राइट। यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी मैक्सिमम स्पीड है और वो लगातार 60 सेकेंड तक चल सकती है। तो एक बार चलेगी तो कितना चलेगी? 600 मीटर चलेगी। ठीक है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से 60 सेकेंड तक चली तो कितना चल जाएगी? ऐसे देखिए 60 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 60 10 इंटू 60 यानी 600 मीटर। ध्यान रखना। और उसके बाद कह रहे 15 सेकेंड तक रुकी है तो उसने टाइम कितना लिया? देखिए 60 सेकेंड तक चली और फिर 15 तक रुकी। अब अगली बार फिर चलेगी तो 60 सेकेंड ही चलेगी, फिर 15 मिनट रुकेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 1.8 किलोमीटर। अब आप आराम से देख सकते हैं कि 1.8 किलोमीटर का मतलब होता है 1800 मीटर। 1800 मीटर पहली बार स्टार्ट हुई तो कितना चलेगी? 600 मीटर। दोबारा चलेगी तो 600 मीटर, तीसरी बार चलेगी तो 600 मीटर। तो इन 3 बार में ये कवर करेगी। तो पहली बार में समय उसको लग रहा है 60 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड रुकी, फिर 60 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड रुकी, फिर 60 सेकेंड। लेकिन अब रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बार चलने के बाद डिस्टेंस पूरी हो जाती। तो आपका टोटल टाइम कितना आ गया? ये हो गया 60 60 60, ये 180 सेकेंड हो गए और ये 30 और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये कितना हो गया? 210 सेकेंड। 210 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आ जाएगा। आप यहां से देख लीजिए इसको कि ये 3 मिनट तो यही हो गए, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और साथ में 30 सेकेंड, तो 3 मिनट 30 सेकेंड। योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो ये मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होता है, रिजल्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर हो गए। इसी तरीके एंगुलर मोमेंटम
इज ए रिजल्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आर क्रॉस पी। पी लीनियर मोमेंटम है, आर आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है। तीसरा है रूल ऑफ द लेफ्ट हैंड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ये गलत हो गया बेटा, इसलिए गलत है क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड रूल लिया जाता है। वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाली जाती है तो हम राइट हैंड रूल लेते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। चौथा है द रिजल्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आइदर वेक्टर्स। ये बिल्कुल सही है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा ए क्रॉस बी वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दाहिने हाथ का ये थंब रूल, तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है? थर्ड। तो इनके हिसाब से ऑप्शन हो गया जो सही है वो थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ओके, पहले तो रिलेशन लिखते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 ए डॉट बी के बराबर है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थीटा, राइट। और ये हो गया √3 और ये होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होगा tan थीटा और ये आ गया √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट r है और r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है? 60। बेटा cos 60 1/2 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? a² प्लस b² प्लस ab√। और आपका ऑप्शन 4 वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की खास बात है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती, बढ़ती है। आप इधर जाएं तो और वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इस ग्राफ से क्या पता चला है? देखिए, डिस्टेंस बढ़ रही फिर डिक्रीज हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां भी डिस्टेंस बढ़ रही है, कांस्टेंट भी नहीं हो सकती। अगर यहां पे रुका हुआ है तो मान लिया जाएगा अगर इस इतने से इतने टाइम रुका हुआ है, लेकिन यहां पे ये निगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें भी देखिए डिक्रीज हो रही, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इनमें तीनों में कोई नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।